Respected Honorable Minister of Food Processing Industries, Shri Chirag Paswan sir, Secretary MOFPI, Shri Avinash Joshi sir, Joint Secretary MOFPI, Shri Devesh Devel sir, and respected press persons from print, electronic media and digital media. We welcome you all for this press event, which is conducted immediately after our 2 days event of Chintan Shiva at your beautiful city of Udaipur. So we will welcome you all for this event, especially our chief of this event is our Honorable Minister Chirag Paswan sir, with the permission from Secretary and Joint Secretary sir. Over to you sir. साथियों, सबसे पहले इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष की शुरुआत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ने चिंतन शिविर के साथ की। 2024 में जब तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, उस सरकार में मुझे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी दी गई और ये जिम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री ने इस विश्वास के साथ दी कि इस सेक्टर को, प्रसंस्करण के इस क्षेत्र को कैसे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम लोग इसको लेकर जाएं। मेरे प्रधानमंत्री की सोच है, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से इसको कहा भी था कि उनका सपना है और हम लोग का लक्ष्य है कि एक दिन भारत अपने आप को एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। और ये संभावना भारत जैसे देश में ही हो सकती है। ना सिर्फ हमारा देश कृषि प्रधान देश है, देश के अधिकांश राज्य जिनका राजस्व मूलतः किसान, फार्मिंग, कृषि इससे ही जुड़ा हुआ है, ऐसे में हमारे देश में ये क्षमता है कि हम लोग अपने देश के खाद्य पदार्थ की ज़रूरतों को पूरा करते हुए विश्व के कई ऐसे देश हैं जहाँ पे उनकी भी फूड सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम लोग ले सकते हैं। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश में एक समय ऐसा था जब फूड डेफिसिट हमारे देश में था। ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से, हरित क्रांति के माध्यम से हम लोगों ने जहां प्रोडक्शन पे बल देने का काम किया, जिसका परिणाम है कि आज देश में अनाज की कमी नहीं और इसका श्रेय हमारे अन्नदाता किसानों को जाता है। आज जिस तरीके से हम लोग प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से भी, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हम लोग देश की एक बड़ी आबादी को मुफ्त में अनाज देने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि जो चिंता कुछ दशकों पहले प्रोडक्शन को लेकर थी, आज वो चिंता नहीं है। पर आज ये ज़रूर चिंता है कि जो उत्पादन है उसको कैसे हम लोग प्रसंस्करण के माध्यम से उसमें वैल्यू एडिशन हम लोग को करने का हम लोग काम करें, उसकी गुणवत्ता बढ़ाकर, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाकर कैसे हम लोग किसानों की मदद कर सके। मैं ये मानता हूँ कि एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने का काम करता है। जब हम लोग देश की एक बड़ी आबादी किसानों का हम लोग जिक्र करते हैं तो कैसे किसानों को आर्थिक मजबूती दी जा सके, उसमें भी प्रसंस्करण का एक अहम योगदान है। जब किसानों के पास वो होल्डिंग कैपेसिटी आती है, जब वैल्यू चेन के माध्यम से हो या अलग अलग टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस के माध्यम से हो, जब वो अपने उत्पादन की शेल्फ लाइफ बढ़ा पाता है तो उसके पास वो होल्डिंग कैपेसिटी आती है, औने पौने दाम पर अपने उत्पादन को बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रसंस्करण के माध्यम से उसकी गुणवत्ता बढ़ाकर ज़्यादा मूल्य पर उसको वो बेचने का काम कर सकते हैं। तो जहाँ एक तरफ किसानों की आर्थिक मदद करने में प्रसंस्करण का एक महत्वपूर्ण योगदान है, तो वहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान इस क्षेत्र का है।
देश में अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को देखें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाले सेक्टर्स में से प्रसंस्करण का क्षेत्र है। लगभग 13% ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ अकेला प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के माध्यम से आता है। राज्यों का राजस्व बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इस क्षेत्र की होती है। ऐसे में एक लंबे समय तक प्रसंस्करण प्रोसेसिंग को इग्नोर किया गया। जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था इस क्षेत्र पर, जैसे प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, प्रोसेसिंग पे उस तरीके का ध्यान लंबे समय तक नहीं दिया गया। ऐसे में 2014 में जब मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस सेक्टर को बल देने का काम किया गया। 100% FDI इसमें लाया गया। परिणाम स्वरूप पिछले 10 सालों में लगभग 7.33 बिलियन USD का निवेश इसमें आया FDI के माध्यम से। हम लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो जो कि अलग अलग यूनिट्स को, प्रोजेक्ट्स को स्टैब्लिश करने का कार्य करती है, या PMFME हो जिसके माध्यम से दूर दराज गाँव में रह रहे कोई युवा, युवती, महिला, पुरुष उद्यमी बनने की सोच रख सकते हैं, और कंप्लीट हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग से लेके उनके व्यवसाय को स्थापित करने तक की जिम्मेदारी मंत्रालय निभाता है। और ये मेरे प्रधानमंत्री की उस सोच को भी धरातल पर उतारता है जहां पर उनका लक्ष्य है कि युवा सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने, जॉब गिवर्स की भूमिका में आए। ऐसे में छोटे उद्यमी बनके PMFME योजना का लाभ लेकर छोटे उद्यमी बनके अपने नीचे 2, 5, 10 लोगों को रोजगार देने की क्षमता में वो व्यक्ति आता है जो इस योजना का लाभ लेता है। ऐसे में विदेशों में भी भारत कैसे अपनी एक मजबूत जगह बना सके प्रसंस्करण के क्षेत्र में, PLI स्कीम के माध्यम से वो भी ब्रांडिंग ग्लोबली हम लोग मदद मुहैया कराने का हम लोग कार्य करते हैं। पर जैसा मैंने कहा कि अभी इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं इसको आगे लेकर जाने की, और इसी सोच के साथ 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर में किया गया। सबसे पहले इस उदयपुर का चयन इसी सोच के साथ किया गया कि यहाँ के ये जगह इतनी खूबसूरत, यहाँ के लोग इतने अच्छे। जब आप इतने सुकून वाले माहौल में होते हैं तो आप ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा मंथन कर पाते हैं, और ये अनुभव हम लोगों ने पिछले 2 दिन से किया। मैं परसों ही यहाँ पर आ गया था, और जितना सुकून यहाँ आकर मिला, आप सब इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, और जिस अतिथि भाव के साथ आप सबका प्यार मिला, उसके लिए मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपने पूरे मंत्रालय की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। बट साथ ही में जिस उद्देश्य के साथ हम लोग आए थे इस चिंतन शिविर में, हम लोग उसको पूरा कर पाए, इस बात का संतोष है मुझे। हम लोगों ने इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर इन्वाइट करने का काम किया। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारत के संघीय ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दोनों सरकार की होती हैं, और दोनों सरकारें केंद्र और राज्य की फेडरल स्ट्रक्चर में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलती हैं, तो वो ज़्यादा मजबूती हम लोग को मिलती है। ऐसे में यहाँ पर लगभग 30 राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रसंस्करण से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। गवर्नमेंट के द्वारा 30 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे। मैं मानता हूँ कि ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, 30 राज्यों का एक साथ एक मंच पर आना, और जहाँ राज्यों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बताया, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकारें कैसे और ज़्यादा एक दूसरे का साथ देकर इस सेक्टर को मजबूती दे सकती हैं, उस दिशा में हम लोगों ने मंथन किया। इंडस्ट्री के लोगों की मजबूत उपस्थिति इस कार्यक्रम में थी। इंडस्ट्री लीड करती हैं, हम लोग सरकार होने के नाते नीति निर्माण करते हैं और स्कीम्स के माध्यम से व्यवस्था को फैसिलिटेट करने का हम लोग काम करते हैं, बट ऐसे में इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी इंडस्ट्री के ऊपर होती है। इंडस्ट्री का मजबूत पार्टिसिपेशन इस विश्वास को बढ़ाता है कि इंडस्ट्री में उत्साह है इस सेक्टर को लेकर, स्कोप तो है ही इस सेक्टर में आगे ग्रो करने का, और इंडस्ट्री भी उतनी ही मजबूती से अपने पक्ष, अपने सुझावों को उन्होंने इन 2 दिनों में रखने का काम किया। अलग अलग चैम्बर्स, अलग अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर रहे,
अलग अलग सेशन का हम लोगों ने आयोजन किया, अलग अलग विषयों से जुड़े हुए, कैसे हम लोग आने वाले दिनों में प्रसंस्करण की क्षमता को दुगना कर सकें। आज की तारीख में लगभग 11-12% उत्पादन को हम लोग प्रसंस्करण से जोड़ पाते हैं। लक्ष्य है हमारे मंत्रालय का कि अगले 5 सालों में इसको 25% तक दुगना से ज़्यादा हम लोग लेकर जाएं। उसको लेकर मंथन हुए कि कैसे हम लोग इस व्यवस्था को स्थापित कर सकते हैं। प्रसंस्करण से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी चिंता जो इंडस्ट्री और मेरे मंत्रालय की और हम सब की रही है कि इसको लेकर मिथ्स, इसको लेकर नेगेटिव कैंपेन, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स बहुत होती हैं। कई बार बोलचाल की भाषा में भी हम लोग प्रसंस्करण को अनहेल्दी या गलत जोड़कर हम लोग देखते हैं। हम लोग ये धारणा, ये परसेप्शन बनाया जाता है कि प्रसंस्करण हो गया, प्रोसेस्ड हो गया तो मतलब गलत हो गया, अनहेल्दी हो गया। जबकि हम लोग प्रसंस्करण का मतलब गुणवत्ता को बढ़ाना, उसमें वैल्यू एडिशन की हम लोग बात करते हैं। बट कई बार इसको ऐसे जोड़ के देखा जाता है और ये प्रयास एक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है कि प्रसंस्करण को गलत दर्शाना, अनहेल्दी दिखाना, सेहत के लिए नुकसानदायक दिखाने का ये प्रयास किया जा रहा है। उस नैरेटिव को हम लोग कैसे काउंटर करें, कैसे कंज्यूमर तक ज़्यादा से ज़्यादा सटीक और सही जानकारी प्रोडक्ट्स को लेकर हो। इंडस्ट्री के साथ बैठकर उसकी चर्चा हुई, कैसे हम लोग इसमें और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए हम लोग सेगमेंट्स को जोड़ सकें, उसको लेकर चर्चा हुई। एक महत्वपूर्ण सेक्टर है प्रसंस्करण से ही जुड़ा हुआ न्यूट्रास्यूटिकल्स। कैसे हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम लोग ऑर्गेनाइज व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। जितने बॉटलनेक्स हैं प्रोसेसिंग के सेक्टर में, उसको कैसे क्लियर आउट किया जा सके। इन तमाम विषयों को लेकर 2 दिनों में हम लोगों ने मंथन किया है और आज आपसे मुलाकात से ठीक पहले हम लोग उसका समापन कर हम लोग आए हैं और वापस हम लोग आज वापस जा रहे हैं। और जितना मंथन यहाँ पर हुआ है उसको पूरी तरीके से मेरा मंत्रालय, हमारी पूरी टीम बैठकर उसको समराइज़ करेगी और हम लोग कैसे इस क्षेत्र में नीतिगत बदलावों के साथ और जहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, पॉलिसी में एडिशन करने की ज़रूरत है, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग वापस जाने के बाद हम लोग कार्य करेंगे। इस चिंतन शिविर का मकसद इंडस्ट्री को ये विश्वास दिलाना है कि सरकार पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है और तत्पर भी हैं। जितना ये क्षेत्र आगे बढ़ेगा उतने ही हमारे किसान, हमारे युवाओं को नए मौके, नए अवसर मिलेंगे। कैसे इस क्षेत्र में इनोवेशंस, R&D को प्रमोट किया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा हुई। मेरे मंत्रालय ने पिछले कुछ समय से अलग अलग ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इंडस्ट्री के साथ अपने आप को जोड़कर इस सेक्टर्स की चैलेंजेस को एड्रेस करने का हम लोगों ने काम किया और साथ ही में ग्लोबली इसको प्रमोट करने का भी काम किया। वर्ल्ड फूड इंडिया उसका एक उदाहरण है, जिसका 4था एडिशन पिछले साल हम लोगों ने सितंबर में किया और आने वाले दिनों में हम लोग इसको अलग अलग क्षेत्रों में भी करने का सोच मंत्रालय रखता है। वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल एडिशंस इस साल आप सबको देखने को मिलेंगे। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों का क्लस्टर बना के इसके रीजनल एडिशन इस साल देखने को मिलेंगे। इस साल 4 हम लोग ऐसे एडिशन करेंगे देश के अलग अलग कोनों में और उसके बाद पुनः वर्ल्ड फूड इंडिया जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अगले साल पुनः उसका आयोजन किया जाएगा। ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि मेरी सरकार प्रोसेसिंग सेक्टर की संभावनाओं को जानती है और जैसा मैंने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि भारत एक ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर उभर कर आए, वहीं हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये संभावना हमारे देश में है कि दुनिया का कोई भी ऐसा डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए जहाँ पे कम से कम एक भारतीय खाद्य पदार्थ तो हो। भारत प्रसंस्करण से
युगों से जुड़ा रहा है। हम लोग ने जब से जन्म लिया है, घर पे हम लोग देखते हैं हमारी दादी, नानी, माँ, बहन सब प्रसंस्करण से जुड़े रहे हैं। घर में दही जमाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत भारतीय शुरू से जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में ये संभावना हम लोग के पास है कि हम लोग इसको ग्लोबली वैश्विक स्तर पर हम लोग भारतीय खाद्य पदार्थों को हम लोग लेकर जाएं। ये एक सेक्टर है जिसमें अभी भी अनंत संभावनाएं हैं इसके ग्रो करने की। उस व्यवस्था को कैसे तैयार किया जा सके, उस दिशा में हम लोगों ने 2 दिन बैठकर मंथन किया। आज जब मैं आपसे सारी जानकारी साझा कर रहा हूँ, इसके तुरंत बाद एक इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जाऊंगा। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देश का कोई ऐसा कोना ना हो जो इस वैल्यू चेन से जुड़ने से अछूता रहे। अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है, पर मेरी सरकार विभिन्न राज्यों के सपोर्ट से और इंडस्ट्री के सुझावों से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में विशेषतः मेरे मंत्रालय के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं हम लोगों ने शेयर किया है, वो आप सबके साथ जानकारी साझा की गई है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो, PMFME हो, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से क्या क्या कार्य हुए हैं वो सब आप सबके साथ साझा किए गए हैं। अब इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो इस विषय को लेकर या किसी भी विषय को लेकर आप सब चैलेंजेस सामने आए हैं, तो पौष्टिक भोजन की बात देखते हैं, क्या आपकी प्लानिंग है? देखिए, चैलेंजेस व्यवस्था को और ज़्यादा विस्तृत करना ये ज़रूर हम सब के कॉमन कंसर्न्स में रहा है। कैसे किसानों के उत्पादन जहाँ पे होता है उसी के आसपास हम लोग कैसे व्यवस्था निर्माण कर सकें, बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में FPOs के माध्यम से हो या कैसे हम लोग उनको प्रोसेसिंग के साथ हम लोग जोड़ सकें ताकि किसानों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। चैलेंजेस का आपने जिक्र किया, जैसा मैंने बोला कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न इससे जुड़ा हुआ रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर कैसे हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, कैसे हम लोग इंडस्ट्री को और ज़्यादा ईज़ ऑफ बिजनेस दें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रसंस्करण के साथ जुड़ें। इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। पौष्टिक आहार का आपने जिक्र किया। मेरे प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न है क्योंकि आने वाली पीढ़ी में ओबेसिटी को भी लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं। ऐसे में कैसे हम लोग उसको भी काउंटर कर सकें प्रसंस्करण के माध्यम से। जितने इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनसे भी विशेष तौर पर हर मंच से मैंने आग्रह किया कि अपने हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी वो अपने उत्पादन में एक सेगमेंट जोड़ने का वो कार्य करें। मैं मानता हूँ कि ये इन 2 दिनों में हम लोगों ने इन तमाम बिंदुओं पर न सिर्फ चर्चा की है बल्कि हम लोग टारगेट ओरिएंटेड होकर क्या एक्शन पॉइंट्स आने वाले 6 महीनों में होने चाहिए, आने वाले 2 साल में हम लोग के क्या लक्ष्य होने चाहिए और 5 साल में कैसे हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकें, इन तमाम चीज़ों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं आपका उदयपुर में वेलकम करता हूँ और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आप। और मेरा सर एक सजेशन है कि आपने मेवाड़ को चुना है, इसके लिए चिंतन के लिए तो मेवाड़ से एक चिंतन जाना चाहिए जो आपकी इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉल्यूशन का काम करें। और मेरे को ऐसा लग रहा है, रात से मैं सोच रहा हूँ इसको, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्लीज़ तो सर ये भारत के लिए माइलस्टोन हो जाएगा। सर एक्सपोर्ट में अगर एग्रो का अपन देखें तो 2.5% ही है हम, जबकि कृषि प्रधान देश है, युवाओं का देश है। तो अब आपकी जो कमांड है फूड प्रोसेसिंग में वो उसमें मैंने देखा है तो सर 90% से ज़्यादा जो है ना वो स्मॉल और माइक्रो यूनिट्स हैं। बहुत कम परसेंटेज है जो एक्सपोर्ट में जिनका रोल है। तो अब चक्कर क्या है कि जो छोटे
काम करने वाले हैं उनको जगह का या खर्चे का महंगा पड़ता है और वो फाइट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है सर कि पूरे देश में जितने भी सोसाइटी एक्ट में कम्युनिटी हॉल है, एनजीओ है, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्डिंग्स है, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी जो जिसमें बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं और महीने साल भर में 10-20 बार भी यूज नहीं आते हैं। ऐसी लैंड है जो एकर्स में लैंड पड़ी है और वो अनयूज्ड पड़ी है। सर आप एक ऐसा कानून पारित करें कि उस सोसाइटी एक्ट में वो जो जमीन है वो उसको दी जाए जो खादी ग्रामोद्योग यूनिट है, ऐसी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो छोटे लोग हैं जिनको जगह की दिक्कत है, तो वो जगह उनको 11 साल के लिए आप दें कि भाई 11 साल में आपको करके दिखाना है। आपका टास्क ये टारगेट ये रहेगा, आपसे हम जगह का किराया नहीं लेंगे, आपको मेन पावर चाहिए। सर इसमें मेन पावर का भी एक बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे चाइना में है, कोई बच्चा 12 बजे तक स्कूल गया तो उसको 2 घंटे के लिए लर्निंग विद अर्निंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। ओके सर, तो सर ऐसा कुछ आप करें। थैंक यू। पहली बात तो मुझे ये अच्छा लगा कि प्रश्न पूछने के साथ आपने सुझाव दिया। ये दर्शाता है कि क्षेत्र को लेकर लोगों में ना सिर्फ जागरूकता है बल्कि उत्साह भी है। आपके सुझाव पे मैं ज़रूर अपने विभाग से आग्रह करूँगा कि उस पर ज़रूर हम लोग मंथन करें। एक्सपोर्ट का आपने जिक्र किया, जितना टोटल एग्री एक्सपोर्ट होता है उसमें 2014 तक हम लोगों के पास लगभग 13.7% प्रसंस्करण प्रोसेस्ड आइटम्स उसमें एक्सपोर्ट होते थे। पिछले 10-11 सालों में मुझे खुशी है कि उसमें एक लीप, उसमें एक उछाल हम लोगों ने देखा। आज की तारीख में लगभग 20.4%, 13 से बढ़कर 20.4% एक्सपोर्ट बढ़ा है। पर मैं ज़रूर मानता हूँ कि अभी भी इसमें संभावना बहुत ज़्यादा है। रेगुलेशंस पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं फसाई के साथ मिलकर, ताकि हमारे स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, ताकि एक्सपोर्ट में हम लोग को किसी तरीके की कोई बाधा ना आए। तो उसमें भी हम लोग साथ मिलकर कार्य करें। बट जो सुझाव आपने दिया, ज़रूर मैं इस पर चर्चा करके आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। कि अभी अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगा दी है और सैंक्शन लगाने के बाद प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि किसानों की चिंता मुझे ज़्यादा है, किसानों को लेकर के मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। तो प्रोसेस इंडस्ट्री पर जो आ गया उसको लेकर के क्या हालात है और आगे इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन और बढ़ने की संभावना जिस तरह से आ रही है, कैसे आप? देखिए, जिस देश का आपने जिक्र किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी ना करते हुए, क्योंकि ये विदेश नीति से जुड़े हुए विषयों में से एक हैं और जो अधिकृत मंत्रालय हैं वो ज़रूर उस पर अपनी बात रखेंगे। बट मैं इतना ज़रूर मैं कहूँगा, मेरे प्रधानमंत्री की सोच हमेशा रही है कि अगर कोई आपदा आई है तो वो अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने का भी हम लोग को मौका मिलता है। ऐसे में हम लोगों ने और वेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया इस दौरान। कई ऐसे देश जहाँ पे शायद संभवतः हम लोग के एक्सपोर्ट उस स्तर पर नहीं थे, वहाँ पर हम लोगों ने बढ़ाने का कार्य किया। हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कई देशों के साथ FTAs हमारे हुए हैं। एक्सपोर्ट का जहाँ तक जिक्र है, मैंने इंडस्ट्री से भी इस बात को लेकर मैंने चर्चा की। ना के बराबर किसी को इसमें कठिनाई इन टर्म्स की, अगर किसी एक देश ने हमारे ऊपर टैरिफ की बाधाएं लगाई हैं तो उन्होंने दूसरे देशों को एक्सप्लोर किया है और कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में वृद्धि ही देखने को मिली है। किसी को कोई ऐसी चिंताजनक परिस्थिति उत्पन्न हुई हो, ऐसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर आया, जहाँ पे बाकी ग्लोबली वैश्विक देशों के साथ हम लोगों ने कनेक्ट बढ़ाया। ऐसे देशों के साथ हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स शुरू किए जो कि अभी तक शायद नहीं हो रहे थे या उस स्तर पर नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर एक्सपोर्ट पे पड़ा है। सर मेरा किसानों पे क्या इफेक्ट आ रहा है जो सैंक्शन की बात की? नहीं, किसानों पे तो कतई नहीं, क्योंकि किसान के उत्पादन, हमारा देश खुद 1.4 बिलियन पीपल की आबादी है हमारी।
ऐसे में हम खुद अपने में एक बहुत बड़ी मार्केट हैं। पर जैसा मैंने कहा कि किसान जिनके साथ उनका एसोसिएशन रहा है, उनके उत्पादन को एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी जिनके पास रही है, उन लोगों ने नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए। मुझे नहीं लगता कि इसका किसी भी तरीके से, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, हम लोगों ने इसको बैठकर रिव्यू किया था, क्योंकि ये चिंता एक समय पर उठकर आई थी जब ये टैरिफ्स लगे थे। बट मुझे लगता है कि थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को भी कार्यभार अभी सौंपा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक युवा को इतनी बड़ी पार्टी का कार्यभार सौंपा, इससे युवाओं की भी पॉलिटिकल जो क्षमता है वो बढ़ेगी देश में? नितिन नवीन जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, बहरहाल पहली बात तो ये पूरी तरीके से पार्टी विशेष का उनका अपना इंटरनल विषय है कि वो किसको ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। बट जिस राज्य से वो आते हैं, और वो राज्य मेरा भी राज्य है, मैं भी बिहार से आता हूँ, और हमारे राज्य में जात पात धर्म मज़हब की राजनीति को कई राजनीतिक दल बढ़ावा देते हैं और MY समीकरण के तहत उसको बढ़ाते हैं। मेरे प्रधानमंत्री का एक अपना MY समीकरण है जिसमें M में महिलाएं हैं और Y में युवा हैं, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं और युवाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको मौका देने का काम किया। इतने बड़े विभाग की जिम्मेदारी मैं खुद भी अभी फ़िलहाल अपने आप को युवा में ही मानता हूँ और शायद मान सकता हूँ। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी देने का काम किया। ये दर्शाता है कि उनका विश्वास युवाओं पर है, और ऐसे में पार्टी का नेतृत्व एक युवा के हाथ में दिया गया है। मैं मानता हूँ कि युवा नई सोच के साथ आते हैं, उनके कार्यशैली का एक अपना तरीका होता है, और जिसका लाभ मुझे लगता है कि ना सिर्फ उनके दल को बल्कि गठबंधन को, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, NDA को भी मिलेगा। विपक्ष जो पार्टी है उसके द्वारा बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि फूड प्रोसेसिंग की जो योजना है उनको, उनका लाभ जो बड़े उद्योगपति है उनको ज़्यादा और जो छोटे किसान है उनको कम मिल रहा है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? जो भी इस मंत्रालय की योजनाओं को जानता है वो इस बात को मानेगा कि हम लोगों ने हर एक एंटरप्राइज को इसमें एड्रेस करने का काम किया है। वो माइक्रो हो, मीडियम हो या लार्ज हो, हर किसी के लिए योजना का निर्माण हमारे मंत्रालय की स्कीम्स में किया गया है। PMFME एक ऐसी योजना है जिसका लाभ कतई कोई बड़ा क्या बोलते हैं उसको, कोई, हाँ, मतलब कोई बड़ा व्यवसाय नहीं ले सकता। और साथ ही में अगर आप PMKSY का भी अगर हम लोग जिक्र करें तो उसमें भी मीडियम सेक्टर के एंटरप्राइजेस ही उसमें आते हैं। PMFME में तो माइक्रो ही आते हैं, क्योंकि ये योजना, जैसा मैंने कहा, कि उन युवा युवती को उद्यमी बनाने की सोच के साथ है, जो छोटे व्यवसाय के साथ अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। तो अगर विपक्ष ऐसी बातें करता है तो मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार बैठें, और मैं अपनी स्कीम्स की जानकारी उनको विस्तार में दूंगा, जिसका लाभ वो अपने साथियों को भी दिला सकते हैं। पंजाब में पंजाब केसरी अखबार पे हमला किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं वो दल जिस सोच के साथ निकला है, उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता में इस तरीके के उत्पाद खड़े करना हमेशा से रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। ये वही राजनीतिक दल है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक पर्ची लेके घूमता था कि ये करप्ट नेता है, और उसके बाद उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया। जिस व्यवस्था के खिलाफ ये पार्टी निकली, उसी व्यवस्था का हिस्सा आज ये बने हैं। ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर इस तरीके से आघात करना, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूँ। आपकी जो मिनिस्ट्री वो फूड प्रोसेसिंग पे तो कंसंट्रेट कर रही है, बट एक बहुत बड़ा कंसर्न है अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन, उसको लेकर कुछ चिंतन वगैरह हो रहा है? ऑफ कोर्स फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़े नहीं, मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न है।
हम लोग कतई गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और फसाई की एक अहम भूमिका है जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, और निरंतरता में मेरा मंत्रालय इन चीज़ों की समीक्षा करता है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी जानकारी सामने आती है जहाँ पे गुणवत्ता के साथ या किसी भी तरीके का एडल्ट्रेशन किसी भी पदार्थ में हुआ है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ये संदेश जाए, एक प्रेसिडेंट सेट हो ताकि भविष्य में लोग ऐसा करने से डरें। बट क्योंकि ये विषय डायरेक्टली मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता, बट हमारी सरकार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। साइलोज हम लोगों ने ब्रेक किए हैं, एक दूसरे के साथ निरंतरता में संवाद स्थापित करके, ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का निर्माण करके हम लोग लगातार इन विषयों को एक दूसरे के साथ हम लोग साझा करते हैं। बट मैं मानता हूं कि फसाई इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। ऐसा कोई भी विषय सामने आएगा तो उसके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया जाएगा। मजदूरी से जुड़ी हुई है उनको मिलेगा। ऐसे में राज्यों की जिम्मेदारी, इसको लेकर भी विपक्ष कई बार भ्रम फैलाता है कि आपने राज्यों के ऊपर बोझ डाल दिया, राज्यों का हिस्सा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन वो बढ़ाया गया है तो आपने राज्यों के। पहली बात तो मुझे पता नहीं कि विपक्ष को क्यों राज्यों की इतनी चिंता है, कितनी राज्यों में उनकी सरकार है भैया कि उनको चिंता करनी होगी। अधिकांश राज्यों में तो डबल इंजन की सरकार है तो ये चिंता तो हमारे लिए ज़्यादा बनती है ना कि हम लोग इसको कैसे निभाएंगे। बट मैं मानता हूँ कि जब राज्यों की जवाबदेही बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में अभी तक ऐसे राज्य जिसने इनको सिर्फ एक भ्रष्टाचार की योजना बना के रखा था और इसमें कितने लीकेजेस हैं ये किसी से नहीं छुपे हैं, और आप तो मीडिया से जुड़े हुए आप सब जानते हैं कि कैसे इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता था। और कांग्रेस की चिंता मैं समझ सकता हूँ इसी बात को लेकर ज़्यादा थी कि इसमें जवाबदेही के विस्तार के साथ साथ भ्रष्टाचार जितने लीकेजेस हैं, लूप्स हैं, उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से बांधने का काम किया। ये उनकी परेशानी को बढ़ाता है। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आने वाले दिनों में, अभी तो ये योजना रोल आउट ही हो रही है, बट आने वाले दिनों में साल 2 साल 3 साल के बाद जब हम लोग सब मिलकर इसका रिव्यू करेंगे तो हम लोग को एहसास होगा कि मनरेगा से काफ़ी ज़्यादा काबिल जी राम जी ये योजना SAR को लेकर अपने विपक्ष घेर रहा है, किस तरह की घेरे? अच्छी बात है, जितनी बार उन्होंने घेरा उतना ही लाभ हम लोगों को मिला। मैं इस बात को कई बार मानता हूं कि विपक्ष कहीं ना कहीं हम लोग का काम आसान कर देता है। राहुल जी जब मेरे राज्य आए बिहार, 10-12 दिन उन्होंने खूब हो हल्ला मचाया SR को लेकर। परिणाम एक ऐतिहासिक जीत। बंगाल में ममता जी अब यही करने जा रही हैं। परिणाम एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर एनडीए की सरकार बनती हुई देखने को मिलेगा। ऐसा है जिस विषय पर ये लोग बात करते हैं ये कोई नई या पहली बार रोल आउट तो नहीं किया गया, इससे पहले भी देश में कई बार SIR किया गया है। आज भी जब विपक्ष और राहुल जी खास तौर पर जब वो PPT प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये वोट चोरी, ये यहाँ पे वो, भाई उसको ठीक करने का तरीका क्या है? यही प्रक्रिया है ना। अब SIR के माध्यम से ही और समय समय पर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। एक समय बीतने के दौरान होता है ऐसा कि कुछ लोगों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है। कुछ लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं जिनका नाम जोड़ना जरूरी होता है, और ये SIR के माध्यम से ही किया जाता है। ऐसे में जब विपक्ष इसको लेकर भ्रम फैलाता है, और इतिहास गवाह रहा है विपक्ष ने जब जब अलग अलग विषयों को लेकर, CA को लेकर भ्रम फैलाया, अलग अलग विषयों पर इन्होंने जब जब लोगों के बीच डर का माहौल स्थापित करने का काम किया, कहीं ना कहीं जनता ने हमेशा मेरे प्रधानमंत्री पर, हमारी एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। और SIR मुझे लगता है देश हित में लाई गई एक प्रक्रिया है जो कि समय समय पर होती रही है, हो रही है और आगे भी होगी। Thank you, sir, for addressing our media persons and giving